नमस्कार दोस्तों। अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे हमारे वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज चली है, तो आज हमारी क्लास 3 रहेगी, पार्ट 3 रहेगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा वो रहेगा तरंग यानी कि वेव। ठीक है, क्या रहेगा? तरंग यानी कि वेव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि रात्रि दृष्टि उपकरण नाइट विजन डिवाइस जो होते हैं उनमें प्रयोग की जाने वाली तरंग कौन सी होती है? तो वो होगी आपकी अवरक्त इंफ्रारेड होती है। कौन सी होगी? अवरक्त तरंगे होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है दृश्य प्रकाश यानी कि विजिबल लाइट का जो तरंग दैर्घ्य होता है, वेवलेंथ होता है, वो कितना होता है? 390 से लेके 750 नैनोमीटर के मध्य होता है। दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 390 से लेके 750 नैनोमीटर के बीच होता है। उसके बाद आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो वो रहेगा एक्स रेज। कौन सी रहेंगी दोस्तों? एक्स रेज, एक्स किरणें। क्लियर? उसके बाद अच्छा, एक्स किरणें है जो, ठीक है, इनके जो खोज करते हैं वो कमेंट कीजिए आप कौन है। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो ये होगा आपका अल्ट्रासोनिक। क्या होगा दोस्तों? ये अल्ट्रासोनिक का। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती है, ऐसा किस कारण होता है? डोपलर प्रभाव के कारण। ठीक है, किस कारण होता है? डोपलर प्रभाव के कारण। डोपलर प्रभाव किससे संबंधित है? साउंड से। किससे संबंधित होगा? ये साउंड से संबंधित है। क्लियर? उसके बाद आगे, क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो ये रहेगा एक्स किरणों का। क्रिस्टल की संरचना के लिए किन का प्रयोग करेंगे? हम एक्स किरणों का प्रयोग करेंगे। यहां तक आया आपकी समझ में? उसके बाद देखिए आगे, हमारे पास अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंगे दोनों के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ कौन सी है? प्रकाश तरंगे। कौन सी है? प्रकाश। और अनुदैर्घ्य कौन सी है? साउंड यानी कि ध्वनि तरंगे। उसके बाद जी भूकंपीय तरंगे। कौन सी? भूकंपीय तरंगे, परंतु कौन सी? एस वाली। कौन सी? एस तरंगे। और भूकंप तरंगों में जो पी तरंगे होती है वो अनुदैर्घ्य होती है। पी यानी कि प्राथमिक और एस यानी कि सेकेंडरी। ठीक है, तो सेकेंडरी होती है अनुप्रस्थ प्रकाश के साथ और जो पी होती है वो साउंड के साथ होती है। उसके बाद जी आगे, डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, जैसे कि सितार, गिटार, वीणा, इन सभी में डोरी होती है, तार होती है, तो उससे जो उत्पन्न होती है तरंगे वो कौन सी होंगी? अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, और ये जो सर्पीला आकार स्प्रिंग होता है, जो आपके गोल राउंड में स्प्रिंग होते हैं, उनकी अनुदैर्घ्य होती है। उसके बाद आगे, स्थिर जल में पत्थर फेंकने से जो उत्पन्न तरंग होती है, अगर शांत जल में आप एक पत्थर फेंकोगे तो जो तरंग उत्पन्न होगी वो कौन सी होगी? अनुप्रस्थ होगी। अल्ट्रासाउंड तरंगे, अल्ट्रासाउंड के अंदर जो तरंगे होती हैं वो कैसी होती हैं? अनुदैर्घ्य। अल्ट्रासाउंड के अंदर कैसी होती हैं दोस्तों? अनुदैर्घ्य होती है। यहां तक आया समझ में? उसके बाद आगे, एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरण का प्रयोग करती है? तो ये करेगी रेडियो तरंग का। किसका करेगी? रेडियो तरंग का करती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जो रडार होती है शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग करती है? रेडियो तरंग का। उसके बाद आगे, पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणें को तरंग दैर्घ्य में आरोही क्रम में लगाएं। किस में लगाना है? आरोही यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो सबसे कम है जो तरंग दैर्घ्य में, देखो सबसे कम तरंग दैर्घ्य गामा, फिर उससे ज्यादा एक्स किरणों में, फिर उससे ज्यादा पराबैंगनी किरणों में, ठीक है, अल्ट्रावायलेट, और सबसे ज्यादा सूक्ष्म किरणें जो होती है। कौन सी? सूक्ष्म किरणें। सूक्ष्म किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है और गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे
कम है, परंतु गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक है। समझ आया यहां तक? उसके बाद आगे चलिए, ये देखिए आप, अब देखिए इसमें तो सबसे पहले आती है आपके पास विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है गामा, ठीक है। तो इसके जो खोज करता है वो कौन है गामा किरणों के? मैंने ट्रिक से वैसे याद करा दिया, इसको एक बार और देख लीजिए। हेनरी बैकुरल। कौन है? हेनरी बैकुरल। जो इसकी तरंग दैर्घ्य होती है उसकी रेंज कहां से कहां तक होती है? ये 10 की पावर 14 से लेके 10 की पावर 10, ठीक है। उसके बाद इनका जो यूज होता है गामा का, वो नाभिकीय अभिक्रिया न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है, ठीक है, और कृत्रिम रेडियो सक्रियता में होता है, ठीक है जी यहां तक। अब उसके बाद एक्स किरणें आती हैं। एक्स किरणों की खोज किसने की? रोंटेजन ने। किसने की? रोंटेजन ने। और ये कहां पर प्रयोग की जाएंगी? चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है। डॉक्टर यूज करते हैं इसका, एक्सरे का। उसके बाद पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो इसके जो खोज करता है वो कौन है? जोहान रिटर। कौन है? जोहान रिटर, ठीक है। अच्छा, कहां पर प्रयोग की जाती है ये? सी इकाई में। कहां पर? सी इकाई में। प्रकाश विद्युत प्रभाव में, ठीक है, और जीवाणुओं को नष्ट करने में। क्या करने में? जीवाणुओं को नष्ट करने में भी कौन सी प्रयोग होती है? पराबैंगनी किरणें होती हैं प्रयोग। उसके बाद दृश्य किरण, नाम से पता चलता है दृश्य, ठीक है, न्यूटन खोज करता है और ये देखने काम आएंगी। इनकी उपस्थिति से ही वस्तुएं दिखाई देती हैं। अवरक्त गर्म होती हैं, अवरक्त इंफ्रारेड गर्म होती हैं। कैसी होंगी? गर्म होती है। विलियम हर्शेल के द्वारा खोज की गई थी। अवरक्त की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए आगे, काम क्या इनका? एक तो फोटोग्राफी में होती है, गर्म होती है तो सिकाई करने में, रोगियों की सिकाई करने में, ठीक है। और टीवी के रिमोट में सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा है? टीवी का रिमोट, ठीक है। तो टीवी के रिमोट में कौन सी होती है तरंगे? अवरक्त होती है। कौन सी होती है? अवरक्त तरंगे होती हैं। उसके बाद आगे लघु रेडियो तरंग, लघु रेडियो तरंग, तो ये हर्ट्ज, ठीक है। खोज करता कौन है? हर्ट्ज। और रेडियो तरंग है तो रेडियो टेलीविजन रडार में यूज होती हैं ये। दीर्घ तरंगे, दीर्घ तरंगों की खोज करता कौन है? मार्कोनी। कौन है? मार्कोनी। और रेडियो टेलीविजन में ये यूज होती हैं। समझ आया यहां तक? उसके बाद आगे चलिए, दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल में किस परत में परावर्तित होती हैं? तो ये होती है आयन मंडल में। किसमें होती है दोस्तों? आयन मंडल में। हमारे पास वायुमंडल में 5 परतें हैं। सबसे नीचे आती है क्षोभ मंडल, पहले वाली कौन सी आएगी? क्षोभ मंडल, ठीक है। दूसरी होती है समताप मंडल, कौन सी होगी? समताप मंडल। तीसरी होती है मध्य मंडल, ठीक है। चौथी होती है फिर ऊपर आयन मंडल, चौथी कौन सी होती है? आयन मंडल। और पांचवी कौन सी होगी? बाह्य मंडल, ये बाहर वाली होती है बाह्य मंडल। कौन कौन सी हुई? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। क्लियर? तो ध्यान से समझिए, जो एक क्षोभ मंडल है इसमें आपकी जो भी मौसमी घटनाएं वो होती हैं, ठीक है। मौसमी घटनाएं किसमें होंगी? क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में क्या होता है? ये जहाज उड़ाने के लिए सबसे सेफ होता है, शांत इलाका होता है, तो जहाज उड़ाने के लिए सबसे सेफ कौन सा है? समताप मंडल। क्षोभ मंडल में क्या है? मौसमी घटनाएं होती हैं। और समताप के ऊपर ही, ठीक है, जो समताप मंडल है उस परत के ऊपर वाली साइड ही आपकी ओजोन परत पाई जाती है। क्या पाई जाएगी? ओजोन परत। क्लियर? तो आपको बताने की ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये कमेंट करके आपको बताने, क्या बताना है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे, कुलिज नलिका जो ट्यूब होती है का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कुलिज का किसके लिए? एक्स किरणें में। किसमें? एक्स किरणों के अंदर। कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है? तो जो कोबाल्ट 60 होता है दोस्तों, वो क्या करता है? गामा किरणों का उत्सर्जन करता है, गामा किरणों को छोड़ता है, ठीक। क्या करेगा? गामा किरणों को उत्सर्जित करता है ये, ठीक है। आगे, बंद चूल्हे जो ओवन होते हैं वो में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का। बंद का मतलब वो नहीं सोचना कि ये बंद है, ठीक है, इसका मतलब कि चारों तरफ से बंद होता है ये,
जैसे कि ओवन होते हैं, ठीक है। तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का, माइक्रोवेव। उनको बोलते भी क्या है? माइक्रोवेव, यानी कि सूक्ष्म तरंगे, ठीक है। सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण, यानी कि रिमोट कंट्रोल जो डिवाइस होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? रिमोट कंट्रोल डिवाइस में, रिमोट में मैंने बताया था टीवी के रिमोट में कौन सा होगा? अवरक्त किरणें। कौन सा होता है? अवरक्त किरणें होती है, ठीक है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? तरंगदैर्घ्य। क्या मतलब है इसका? कि जैसे आपके पास ये वाली चीज है, इस प्रकार से बनता है ना आपका, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो ये वाली चीज है, इनको तो बोलेंगे श्रृंग, तो इनके बीच की दूरी, और इनको बोलते हैं गर्त, तो इनके बीच की दूरी, ठीक है, जो ये होती है वो होती है लैम्डा। क्या होगी दोस्तों? ये लैम्डा होती है, और लैम्डा को ही हम क्या कहेंगे? तरंगदैर्घ्य। क्या कहेंगे? तरंगदैर्घ्य। और कैसे करते हैं इसको चेक? एंगस्ट्रॉम के साथ, ठीक है। कैसे नोट करते हैं इसको? एंगस्ट्रॉम के साथ करते हैं, मात्रक इसका ये, ठीक है। अच्छा ये देखिए इसमें क्या लिखा कि समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने के लिए, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? सोनार का। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? सोनार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? सोनार का प्रयोग करेंगे। क्लियर है ये वाला टॉपिक? आगे चलिए, अब करते हैं हम ध्वनि को, साउंड को, ठीक है। अब क्या करेंगे? साउंड को करते हैं अब, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, प्राध्वनिक जेट, सुपरसोनिक जेट में वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? तो ये रहेगा आपका ओजोन परत को। किसको? ओजोन परत को क्षति पहुंचती है सुपरसोनिक जेट से। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ये ध्वनि की तीव्रता के लिए, ठीक है, ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल और बेल, ठीक है। ये बेल बड़ी होती है, डेसिबल छोटी होती है, पढ़ाया गया आपको। ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे प्रतिध्वनि यानी कि इकोसिस्टम जो होता है वो बन जाए? तो 16.5, और अप्रोक्सीमेट कितना बताया था आपको? 17 मीटर। कितना बताया था? 17 मीटर। आगे, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 343 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। समुद्र तल पर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। वैसे नॉर्मल आपके पास जो आएगा उसमें क्या बताना है आपको? 332 मीटर पर सेकेंड। कितना बताना है? 332 मीटर पर सेकेंड बताना है। क्लियर? आगे, सिनेमा घरों, बड़े सभागार जो मतलब काफी मीटिंग हॉल होते हैं उनमें आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है। इसका कारण क्या होगा? तो इसको बोलेंगे हम अनुरण, ठीक है। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? अनुरण, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। इसका क्या कारण है? क्योंकि चंद्रमा पर वातावरण नहीं है। चंद्रमा पर क्या नहीं है दोस्तों? वातावरण नहीं है। क्लियर? आगे, वह जैव पद्धति यानी बायोलॉजिकल मेथड जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? सोनोग्राफी। क्या बोलेंगे? सोनोग्राफी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, के अनुसार कितनी तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सही है? तो ये रहेगा आपका 45 डेसिबल। कितनी रहेगी? 45 डेसिबल। आगे, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? वे प्राध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। कौन सी तरंगे? प्राध्वनि तरंगे। क्लियर? आगे, टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग करेंगे? अवरक्त तरंगों का। किन में? टीवी में अवरक्त तरंगों का। आगे यहां पर बताया गया आपको, ठीक है, कि हमारी जो डेसिबल होती है वो कितनी कितनी होती है, कहां कहां पर। तो अगर हम नॉर्मल बातचीत करते हैं तो 30-40 डेसिबल होती है। तेज बात करेंगे ऊंची आवाज में तो 50 से 60 डेसिबल होती है। तेज संगीत या शोर होता है तो वो 80 डेसिबल से अधिक हो सकता है। पेड़ के पत्तों की सरसराहट जो होती है हल्की होती है 10 से 20 डेसिबल की।
ठीक है। आगे सायरन जो पुलिस के एम्बुलेंस के होते हैं वो कितने होते हैं, 110 से लेके 120 डेसिबल के होते हैं। सायरन कितने होंगे, 110 से 120। जेट विमान की जो आवाज होती है वो 140 से लेके 150 डेसिबल, 140 से लेके 150 डेसिबल। आगे औद्योगिक यंत्र या फिर कारखाने, उनमें 100 से 120, 100 से 120 होती है। कितनी होगी, 100 से 120 होती है। क्लियर, आगे चलिए। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है, तो वो कौन सी होगी, अवरक्त विकिरण। कौन सी होगी दोस्तों, अवरक्त विकिरण होगी। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के आधार पर किया जाता है। कैसे करेंगे, उनमें जब एक ही स्वर लगा दोनों में तो आपको उनके ध्वनि में पता लगाना है कि कौन सी किसकी है, ध्वनि भेद। तो किस पे करेंगे हम, ध्वनि गुणता के आधार पर। किस पे करेंगे, ध्वनि गुणता के आधार पर करेंगे। आगे जल, लोहा, नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा किसमें, उससे कम किसमें। आप सभी जानते हो कि जो ध्वनि होती है सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम। तो इनमें क्या है, नाइट्रोजन गैस है सबसे कम होगी, और जल लिक्विड बीच में, लोहा सबसे ज्यादा। ठीक है, यहां पर लिखा है देखो, नाइट्रोजन सबसे कम है, फिर उसके बाद जल और उसके बाद लोहा। क्लियर। अगर अवरोही क्रम में बोलता तो लोहा सबसे पहले नंबर पे आता, ठीक है, फिर आपका जल हो जाता, वाटर हो जाता, और फिर उससे कम आपकी नाइट्रोजन गैस हो जाती। इस प्रकार से बन जाता फिर। ठीक है जी। आगे ध्वनि, ये तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। तो इसमें क्या पड़ेगा, तापमान के घटने से ध्वनि का वेग भी घट जाएगा। अगर ये टेम्परेचर जो होता है ये बढ़ेगा तो जो वेलोसिटी होती है, वेग होता है, ये भी बढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद अच्छा, जिसको ये बातें समझ में नहीं आती वो क्लास को देखे एक बार, ठीक है, क्लास में प्रॉपर समझाया गया है आपको। उसके बाद आगे देखिए, ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्वात से, वैक्यूम से ध्वनि नहीं गुजर सकती। ध्वनि को गुजरने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी माध्यम हो सकता है। ठीक है। तो उसके बाद आप देखें कि जो प्रकाश होता है हमारा वो निर्वात में सबसे तेज चलता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। आगे ध्वनि तरंगे ठोस अथवा गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती है, यानी ध्वनि ठोस और गैस दोनों में चल सकती है। धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, यानी कि ठोस जो होते हैं ना उनमें सबसे अधिक होता है। क्लियर। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है, ध्वनि के परावर्तन पर। किस पे काम करेगा, ध्वनि के परावर्तन पर यह काम करता है। एक्रोस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है, एक्रोस्टिक्स में किसका अध्ययन करेंगे, ध्वनि का। किसका करेंगे, ध्वनि का, साउंड का अध्ययन करते हैं, साउंड की स्टडी करते हैं इसमें। आगे ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती, ध्रुवण। ठीक है, पोलर होता है जैसे, ठीक है, तो ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना नहीं घट सकती, ध्रुवण। ध्वनि का तारतम्य यानी कि पिच किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। ठीक है, किस पर निर्भर करेगा, आवृत्ति पर। ठीक है, और आवाज का मोटा या पतला होना किसके ऊपर है, तारतम्य के ऊपर। किसके ऊपर है, तारतम्य, पिच के ऊपर निर्भर होता है। प्रतिध्वनि, इको का कारण क्या होता है, ध्वनि तरंगों का परावर्तन। ध्वनि तरंगों क्या होता है दोस्तों, ये परावर्तन होता है। ठीक है, प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। जो हमारी श्रव्य होती है वो 20 से 20,000 होती है, और अश्रव्य जिनको हम नहीं सुन सकते ऐसे डायरेक्ट, वो होती है 20 हर्ट्ज से नीचे, जैसी आपकी हृदय की धड़कन। ठीक है जी। आगे मानव द्वारा श्रव्य हो चुका। प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती हैं, जो प्राश्रव्य उनको कौन सुन सकता है, कुत्ते और डॉल्फिन, मछली। ठीक है, चमगादड़ भी होते हैं, कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन, मछली। ठीक है जी। आगे ध्वनि की चाल बताई गई है आपको अलग अलग माध्यम में। ठीक है, और टेम्परेचर कितना है, ये
25 डिग्री सेल्सियस पर। कितने टेम्परेचर पर बताई गई है? 25 डिग्री सेल्सियस पर। सबसे ज्यादा देखो एल्यूमिनियम में कितनी है? 6420 मीटर पर सेकंड। कितनी है? 6420 मीटर पर सेकंड एल्यूमिनियम में। उसके बाद आता है आपके पास स्टील 5960 मीटर, फिर लोहा आता है 5950 मीटर, फिर कांच होता है, कांच में कितनी है? 3980 मीटर पर सेकंड। कितनी है कांच में? 3980 मीटर पर सेकंड है। पानी में कितनी है? 1402 मीटर पर सेकंड। पानी में कितनी है दोस्तों? 1402 मीटर पर सेकंड। वायु में अभी बताया था मैंने 0 डिग्री पर है ये 332 मीटर पर सेकंड, और अगर 20 डिग्री पर पूछे तो 343 मीटर पर सेकंड है। क्लियर? ऑक्सीजन की 316, हाइड्रोजन की 1286 है, समुद्री जल में कितनी होती है? 1533, और नॉर्मल जल में 1402। ठीक है, देखिए समुद्री जल 1533, जल जो 0 डिग्री पे होता है उसमें तो होगी 1402, और जो नॉर्मल होगा उसमें कितनी होगी? 1493। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। महिलाओं की आवाज पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है, यानी कि सुरीली, बारीक, ठीक है, या फिर तेज होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज का जो तारतव होता है वो अधिक होता है। तारतव क्या होता है? पिच। ठीक है, तारतव अधिक तो आवाज सुरीली, तारतव कम होगा तो आवाज कैसी होगी दोस्तों? मोटी हो जाएगी। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी रही तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।